हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं एक क्वेश्चन, उसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं एक बार, उसके बाद आपको इसका आंसर बताना है। यदि आप इसका आंसर अभी जानते हैं तो अभी आप बता सकते हैं, कमेंट्स में आप सेक्शन में हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका वीडियो का जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ठीक है, सीखना मतलब होता है लर्निंग या अधिगम हम कह सकते हैं इसको। मैं और क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, अधिगम का क्षेत्र है, इनमें से कौन सा अधिगम का क्षेत्र है? ब्लूम का वर्गीकरण करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन CTET में आपको आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करना कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, पहला है अनुभविक मतलब एक्सपीरियंस वाला, फिर हो जाएगा भावात्मक, है ना, इसके बाद हो जाएगा संदेशात्मक, और चौथा है हमारा पेशागत या व्यवहारात्मक। ऑप्शन मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं, अनुभविक, भावात्मक, संदेशात्मक या पेशागत। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शंस आप लोग लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को याद रखिए, अगर आपको आता है तो मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, जस्ट मैं आपको आगे की बातें बताता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था ब्लूम के टैक्सोनॉमी या ब्लूम के वर्गीकरण से रिलेटेड। ठीक है, तो अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि ब्लूम का वर्गीकरण जरूरी क्यों है, पेपर में आता क्यों है, वो देखिए, वो समझाता हूँ। ये जो बात की चीजें हैं ना, इसको समझते चलना, इसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि ये टॉपिक है किस टॉपिक का और किसके अंडर का सब टॉपिक है, किसके अंदर ये समझ में आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है ब्लूम का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी इसको वाकई में कहा जाता है, अगर इसका सही नाम लिया जाए तो इसको कहा जाता है ब्लूम का टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी को वर्गीकरण हिंदी में कहते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक आपका आता है, ये पेपर में CTET कह सकते हो आप, MPTET कह सकते हो, KVS कह सकते हो, जहां भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां सब पे ये टॉपिक आता है। और कम से कम ये कह सकते हैं 5 नंबर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक इसको 5 नंबर का कहीं भी नहीं देखा है। इसको कहेंगे हम 3 नंबर का ये टॉपिक जरूर आता है। ठीक है, जरूर ही आता है, क्योंकि मूल्यांकन हमने जो आपको बताया था, मूल्यांकन की आप वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, उसके अंदर का ये टॉपिक है। उस वीडियो को बस मैं जस्ट अलग इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत जरूरी है और बहुत काम में हमारे आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए देख लीजिए, है ना, समझ लीजिए इस चीज को। अब मैं आपको बता रहा था कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो कहानी देखो दोस्तों, इस बात को याद रखना, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं, और पढ़ाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका भविष्य बनाती है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कहानी हम बात करें और कहानी के हिसाब से याद करें तो हमें बहुत अच्छे से याद आता है। ठीक है, तो इसकी जो कहानी शुरू होती है ना, वो कहां से होती है, देखो मैं बता देता हूं। इसकी कहानी शुरुआत होती है 1956। क्या हुआ, ब्लूम नाम के एक विज्ञानी थे, या ब्लूम नाम के एक व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि मूल्यांकन तो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मूल्यांकन करने का तरीका क्या होना चाहिए? मूल्यांकन जब करते हैं, जब इवैल्यूएशन करते हैं किसी चीज का, तो किस हिसाब से आगे बढ़ता है, कैसे उस पर नियंत्रण रखा जाता है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उसको संभाला जाता है। ठीक है, ये सब करने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्लूम ने 3 चीजें देखी। ब्लूम ने क्या किया, ये जो लर्निंग यहाँ पे लिखा है इसको हम कह सकते हैं मानसिक जीवन, यहाँ पे भी हम चलेंगे, आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं तो उस पर भी ध्यान रखना। तो जो इन्होंने बोला मानसिक जीवन, ठीक है, मतलब जब आप कुछ सीखते हैं, जब आप कोई सीखते हैं कोई चीज, और उसी का तो मूल्यांकन किया जाता है कि आपने सही तरीके से सीखा या नहीं सीखा, है ना, यही बात हो गई। तो अगर आपने सही तरीके से या बच्चों ने सही तरीके से सीखा या नहीं सीखा, ये पता करना है तो उनकी पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे समझा, कैसे उसको अप्लाई किया। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आगे चल के आपके दिमाग से कांटेक्ट करती चलेंगी कि सर ने ये बताया था, समझाया था, इसको तरीका ऐसे हमको आगे बढ़ना है, ऐसे हमको समझना है। ठीक है, चलिए उस चीज पे हम चलते हैं। तो क्या हुआ, लर्निंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लर्निंग या लर्निंग को कहा जाता है अधिगम, है ना, लर्निंग को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है हिंदी में। और इसका एक बहुत सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊं आपको, जैसे आपको पता है कि मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड जो साधारण शब्द होते हैं उन्हीं में आपको बताता हूं, समझाता हूं, तो उसमें हो जाएगा अधिगम या सीखना।
ठीक है। जो सीखना है उसके अंतर्गत हम बात करें तो लर्निंग के 3 पक्ष ब्लूम ने बताए थे, या ब्लूम के आगे की जो वर्गीकरण थे उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते गए। ब्लूम ने पहला पक्ष बताया था, लेकिन वो शीर्षक या ब्लूम के नाम से ही टॉपिक इसलिए आता है क्योंकि शुरुआत जिसने की थी, ठीक है। जैसे भारत की आजादी में बहुत से लोगों ने सहयोग दिया था, लेकिन जो शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहली शुरुआत कहा जाती है, वो होती है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की, है ना। उसी के हिसाब से ऐसे ही यहाँ पे है 1956 के हिसाब से ब्लूम चालू होते हैं। ब्लूम ने बोलना चालू किया, ब्लूम ने समझाया कि जब हम सीखते हैं, जब कोई व्यक्ति सीखता है, कुछ भी सीखता है, ड्राइंग हो सकता है सीखना, गायकी हो सकता है, लिखना सीख सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कवि हो सकता है, कवि बनना सीख सकता है, तो वो सब भी हो जाता है। उसका तरीका होता है, उसका जो तरीका होता है वो कैसे होता है, वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला उसका तरीका जो बताया वो बताया ब्लूम ने, और ये कब बताया था उसकी बात हम करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका, बिल्कुल सिंपल चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। बात आती है संज्ञानात्मक पक्ष की, जो उसको बताया था ब्लूम ने 1956, जो मैंने आपको बताया थी कि कहानी स्टार्ट होती है 1956 से, यहां बात होती है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में, उन्होंने बताया कॉग्निटिव क्या होता है, जब आप किसी चीज को जो आपको ज्ञात नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये तो दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर आप अगर जाओगे वो हो जाता है संज्ञान। मान लो आपको कोई चीज पता नहीं है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके घर में या आपके बगल में किसी आपके पड़ोसी के यहाँ अगर कुछ चोरी हुई, तो अगर उसको ये नहीं पता कि चोरी कब हुई, तो पहले वो ये पता करेगा, ठीक है। फिर जब पुलिस आएगी तो पुलिस पूछेगी अपने आसपास के पड़ोसियों से, उनसे पूछेगी कि चोरी ऐसा क्या लगता है कि कौन कर सकता है, कौन चोर हो सकता है, कब हो सकती है चोरी। ये सारी चीजें जब अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं तो ये कहलाता है संज्ञान का यूज, ठीक है, यही कहलाता है संज्ञान का यूज। समझ में आ रही बात दोस्तों आपको? मेरे हिसाब से आ रही होगी, ठीक है। तो यही हो जाता है कॉग्निटिव, यही हो जाता है संज्ञान। समझ में आ रही बात? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये टॉपिक आपको एमपीटीईटी के और टीचिंग एग्जाम्स के सारे वीडियोस में काम आएगा, सारे टॉपिक्स में काम आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताया था कि संज्ञानात्मक पक्ष, इसके अंडर कितने टॉपिक आते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, बट परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मैं आपको ये तक बताने वाला हूं कि इसके प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपको ये क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, अगला टॉपिक है आपका भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष कब से चालू होता है? इसकी कहानी चालू होती है 1964, ठीक है। जो मैंने आपको बता रहा था कि संज्ञानात्मक पक्ष इसको कहा जाता है इंग्लिश में कॉग्निटिव, ठीक है, आपके दिमाग की बात हो रही है। फिर आ जाता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्या करता है? सबसे जरूरी चीज, भावात्मक पक्ष आपके जो आपने सीखा है उसको प्रभावित करता है, ठीक है, जो उसको आपने सीखा है उसको प्रभावित करता है। यहाँ पे इसको इंग्लिश में कहा जाता है अफेक्टिव लर्निंग। इसके जो जिसने शुरुआत की थी उनमें सबसे पहला नाम आता है मसीहा का, ठीक है। उसके अलावा एक नाम और इनमें होता है, एक नाम इनका और है, वो आता है इसमें कार्ल थेवा, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। मगर मसीहा आप अगर याद रखोगे तो पेपर में क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि भावात्मक पक्ष, ब्लूम के भावात्मक पक्ष या मसीहा किस पक्ष के, सीखने के किस पक्ष के पक्षधर हैं, किसके सिद्धांतकारी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन ज्यादा परेशान करने वाले नहीं आते, बिल्कुल ध्यान रखना, ये बात मेरी लिख के रख सकते हो। और अगर पेपर क्वेश्चन में आता है ऐसा कोई, तो याद कर लेना कि ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूंगा, परेशान नहीं होगा इसके बाद, ठीक है। चलिए दोस्तों, और ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो याद रखना कि आज के बाद दूसरे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या होता है? गत्यात्मक पक्ष। जो तीसरा होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर ये कब से चालू होता है? ये चालू होता है 1969 से, और ये इसके जो सिद्धांतकारी जिन्होंने बताया कि साइकोमोटर कुछ होता है, गत्यात्मक मनोगत्यात्मक, वो कौन थे? वो थे सिम्पसन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। और ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको क्वेश्चंस के आंसर भी मुझे बताने हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ब्लूम ने क्या बताया था हमको। ब्लूम ने सीखने के, सीधी बात अगर करें तो साधारण बिल्कुल बात, ब्लूम ने सीखने के 1956 में 3 पक्ष बताए थे। उनमें से पहला मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक, दूसरा मैंने आपको बताया था उसमें भावात्मक, और तीसरा मैंने आपको बताया था उसमें मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर, ठीक है। भावात्मक को कहा जाता है अफेक्टिव डोमेन, और जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके बारे में बात करें उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, पहला समझा दिया। देखो, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से ही इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, अधिगम संज्ञानात्मक पक्ष, उसकी हम बात कर रहे हैं, इसको कहा जाता है कॉग्निटिव। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो पहले से,
है ना। वैसे मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम मैं रहने नहीं दूंगा, डाउट ही नहीं रहने दूंगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपने देखा होगा अब्राहम मैस्लो का, आपको ये टॉपिक देख के याद आ रहा होगा, उन्होंने कुछ चरण बताए थे हमको अभिप्रेरणा के, कैसे चरण होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्लूम ने हमको बताया है कि जैसे ही मूल्यांकन कर पहुंचते हैं, मूल्यांकन जो है वो क्या है, वो 1956 के जो उनके वर्गीकरण है उसके हिसाब से सबसे ऊपरी स्टेज है कि सबसे आखिरी में हम मूल्यांकन तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने बोला अभी जस्ट हम लोगों का ध्यान गया, वो ध्यान ये गया कि 1956 में जो हमने वर्गीकरण दिया था वो था उसकी बात, मतलब उसके हिसाब से मूल्यांकन ऊपर था। बिल्कुल सही, आप बहुत सही समझते हो, बहुत सही, मतलब अच्छा पढ़ रहे हो, है ना। तो अब आप लोग पूछोगे सर बाद में भी दिया था क्या? बिल्कुल दिया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2001 में एक वर्गीकरण और था, तो इसके बाद हम उसको ही करने वाले हैं, इसको जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है। इसके जो 6 स्टेप हैं, ऐसी 6 स्टेप उसमें भी है 2001 वाले में, ठीक है। तो क्या है, पहला है स्मृति। स्मृति मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बात हो गई कि अगर आपके मस्तिष्क में कोई चीज पहले से रखी हुई, जैसे आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर आपने कोई चीज, जैसे ये भारी चीज है ना, इसको मैंने अगर यहाँ से उठाया, इसको मान लो ये भारी चीज है, इसको मैंने यहाँ से नीचे गिराया, छोड़ा, तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण हमको पता है कि धरती जमीन से, या जमीन जो है, धरती जो है वो ऊपर या भारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। इंसान भी इसीलिए धरती पर टिका हुआ है, नहीं तो कब का उड़ जाता, है ना। तो आगे बात समझ में आ रही होगी। स्मृति मतलब जो आपको नॉलेज पहले से है, जो आपके ज्ञान में पहले से है, ठीक है। मतलब अगर किसी पिक्चर में शाहरुख खान मरा था तो मरा था, आपको याद है, वो पिक्चर में हुआ है ना। ऐसे किसी और हीरो का भी हो सकता है, बुरा मत मान जाना कि सर शाहरुख खान को मरवा दिया, है ना। तो अगली बात क्या आती है, उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा अवबोध। अवबोध मतलब अंडरस्टैंड। आपके जो क्वेश्चन है सीटीईटी में ज्यादातर क्वेश्चन, और इसके अलावा और भी टीचिंग एग्जाम्स जो आते हैं, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अवबोध या अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आते हैं। आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे कह दिया जाता है कि इसका आपको आंसर देना है, और आंसर आपको कहीं भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन कहीं प्रीवियस ईयर में होगा, वो क्वेश्चन आपको अपने दिमाग लगाकर, आपको अपनी तार्किक क्षमता को देखकर देना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे टॉपिक आता है जो हमारा अवबोध या अंडरस्टैंडिंग। आपके पास ज्ञान था, उसका यूज करके आपने कुछ समझने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेज, ये हो गई हमारी दूसरी स्टेज। तीसरी चीज हो गई एप्लीकेशन। जब आपको ये पता चला कि मैंने कुछ समझा, देखो आप यहाँ पे दिख रहा हो, मैं आपको यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला हो गया ज्ञान, जब आपके स्मृति में ज्ञान होता है। दूसरा इसका मतलब क्या है, अवबोध, परिभाषा देना या उसको समझना। सब कुछ वहीं पे लिख दूं क्या, मैं भी तो कुछ बताऊंगी कि नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा समझना, ठीक है, अपने ज्ञान का प्रयोग करना, समझना। तीसरे नंबर पे आता है क्या, तीसरे नंबर पे आता है हमारा ज्ञान का उपयोग। आपके पास जो ज्ञान है उसको आपने कुछ समझा, उसके बाद आपने उस ज्ञान का उपयोग किया कुछ करने में, ठीक है, सीधी सी बात है। आपको समझ में आ गया कि हाँ इस चीज में ये ज्ञान लगा हुआ है। चौथे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे आएगा मानचित्र पढ़ना, ठीक है। मानचित्र पढ़ना या मतलब एनालिसिस करना, ऐसा समझ लो। एनालिसिस मतलब जब आप देख रहे होगे आज की दुनिया में या जो भी चल रहा है, अभी सारे न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं, अभी भारत और चीन की जो सीमा है, LAC जो है, उसका मानचित्र का विश्लेषण कर रहे हैं कि कहां पहले चीन के सैनिक थे, अब कहां हैं और कहां रहेंगे, ठीक है। ऐसी चीजें वो पता कर रहे हैं। तो ये हो जाता है विश्लेषण या मानचित्र पढ़ना, ठीक है। उसका उदाहरण हो जाएगा मानचित्र पढ़ना। ये चौथे वाले पे हम आ गए। उसके बाद आता है सिंथेसिस आप लोगों ने सुना होगा मेरे हिसाब से, है ना। सिंथेसिस आप लोगों ने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेसिस में, उसी की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, वो अपना खाना बनाती है, पेड़, है ना, क्लोरोफिल का यूज करके खाना बनाती है। वैसे ही यहाँ पे जब आपके पास ज्ञान है, आपने उसको अप्लाई किया, आपने उसका विश्लेषण किया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बात आ गई कि आपने कुछ नया करने का प्रयास किया, तो वो हो जाएगा सिंथेसिस, ठीक है। कुछ आपने थोड़ा सा संश्लेषण किया, वो हो जाएगा सिंथेसिस। और पांचवा पॉइंट जो आता है हमारा, आखिरी जो पॉइंट आता है छठा, वो आ जाता है यहाँ पे मूल्यांकन। पहले आपने ज्ञान से स्टार्ट किया और सबसे आखिरी में आपने अगर कुछ सीख लिया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, और यही हो जाता है हमारा सीखने का पहला पक्ष, संज्ञानात्मक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका दूसरा टाइप करने वाले हैं जो आता है हमारा 2001 का, ठीक है। तो वहां पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि 1956 का जो ब्लूम का टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम का वर्गीकरण था, वो किस प्रकार से था। उसके 6 स्टेप्स थे, है ना।
बिल्कुल सही। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 2001 में जो मॉडिफाई होके, जो थोड़ा सा संशोधित होके उनका ही टैक्सोनॉमी, जो उनका वर्गीकरण आया संज्ञानात्मक पक्ष का, वो कैसा था। और ये बात याद रखना दोस्तों कि इसके 3 पक्ष भले ही हों, लेकिन इसमें सिर्फ एक पक्ष जो संज्ञानात्मक पक्ष है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से, ध्यान से, बहुत तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन जब करेंगे ना तब ये बात समझ में आ जाएगी कि सर ने बताया तो सही था और हमने भी समझा सही था, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं कि संज्ञानात्मक पक्ष का 2001 में जो मॉडल आया था वो कैसा था, ठीक है। तो उसको समझो। सबसे पहले क्या था, देखो याद रखना कि 1956 में था ना, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें आपके पास जो पहले से था, जैसे आप समझ सकते हो कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी का नाम होता है ना, मतलब उस चीज को हम करते नहीं है। यहाँ पे हम कुछ अप्लाई 1956 में हम उसको कुछ करके नहीं देख रहे थे, हम डायरेक्ट मूल्यांकन पे पहुंच जा रहे थे, ठीक है। 1956 की जो परिभाषाएं थी उसका तरीका, उनके समझाने का तरीका थोड़ा सा संकीर्ण था, उनका विस्तारण थोड़ा सा क्षेत्र छोटा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बात कि 2001 में आके उन्होंने थोड़ा सा काफी कुछ चीजें समझी कि इसको और क्या कर सकते हैं, इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 2001 में बात आई तो 2001 में ज्ञान जो था ना, वो ज्ञान, अब नॉलेज आपके दिमाग में जो पहले से वो ज्ञान नहीं रह गया। अब क्या बात आ गई, ज्ञान मतलब आपने कुछ नई चीजें याद की, है ना, आपने कुछ नया चीजें याद की, आपने कुछ नई चीजें समझी। जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर आप चेस खेलते हैं, चेस की बात करें, कोई भी हम शतरंज की बात करें, तो शतरंज में आप नई चीजें सोचते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि अगर किसी का राजा है तो उस राजा को हराना कैसे, तो आपने कोई एक चाल याद कर ली, है ना। तो बात आ गई कि आपने कुछ याद किया, ये हो गया ज्ञान। समझ में आ गई बात। वहां पे जो ज्ञान था वो आपका पहले से मस्तिष्क में रखा हुआ ज्ञान था, ठीक है। बात आती है अवबोध की। अवबोध में वहां पे जो था हमने बस समझ लिया कि समझना होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बात क्या होती है कि अवबोध को समझो और बात आगे ले जाके उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ और समझो उस बात को। तीसरे नंबर पे आता है इसमें अप्लाई करना। आपने कोई चीज सोची कि हाँ ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब ये चाल में चलूं क्या, शतरंज में जीत सकता हूं क्या, इससे मैं सामने वाले व्यक्ति से जीत सकता हूं क्या, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो अप्लाई मतलब सेम टू सेम वैसा ही, मतलब जैसे हमने तब लिखा था कि अप्लाई मतलब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वो मतलब जो चाल आपने सीखी उसको आपने अप्लाई किया। एनालिसिस, उसके बाद आपका हश्र क्या हुआ, आप जीते, आप हारे, या सामने वाले व्यक्ति को, जो आपका दोस्त है, उसको वो चीज पता थी क्या, ठीक है। तो सामने वाले खिलाड़ी को वो चीज पता थी, तो क्या आप हार गए या उसने आपका मजाक उड़ाया, जो भी हुआ एनालिसिस हुआ, ठीक है। आपने उसको तोड़ के देखा, आपने पूरी प्रोसेस को तोड़ा, सोचा कि यहाँ पे कहाँ मैंने गलती की थी, ये समझने की कोशिश की, ठीक है। फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब आपने उसी चीज पे कुछ और नया ट्राई करने का प्रयास किया, ठीक है। वही शतरंज का जो खेल चल रहा था उसमें ही आपने कुछ और नया करने का प्रयास किया, ठीक है। सिंथेसिस हो गया। और फिर आता है मूल्यांकन। ये होता था 1956 वाले में, लेकिन जो क्या हुआ 2001 में क्या हुआ, बाकी सब सही था, सिर्फ गड़बड़ ये हो गई कि जो क्रिएट हो गया था आखिरी में, आपने सारी चीजें अपने दिमाग में एग्जामिन कर ली, पूरा सोच लिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तरीका हो सकता है ऐसे समझने का। वही चीज यहां पे आके इवैल्यूएशन उससे पहले हो जाता है। 2001 में जो क्षेत्र बड़ा विस्तृत हुआ संज्ञानात्मक पक्ष का, उन्होंने क्या बताया कि क्रिएट करना सबसे आखिरी में आता है, सबसे ऊपर होता है आपने जो भी सोचा, और जो इवैल्यूएशन होता है उसका दूसरा लेवल होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना ही अंतर है इनमें, बाकी सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल वैसी हैं, ठीक है। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी यहाँ पे, सॉरी, कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा आती है हमारे 2006 में, 1956 में, लेकिन 2001 की जो बात थी वहां पे अब क्रिया जैसा काम करने लगा था। मतलब हर चीज को आपने सोचा, हर चीज को आपने समझा और हर चीज को आपने अप्लाई किया, उसको उस परिस्थिति में लगाकर देखा कि इसका वास्तविक फल हमें क्या मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम वापस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा कि ब्लूम में संज्ञानात्मक पक्ष में उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं भावात्मक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष। इतना ही जरूरी है ये टॉपिक जितना कि मैंने लिखा हुआ है। एक ही साथ इन दोनों को मैं खत्म करने वाला हूं बहुत जल्दी, बिल्कुल 2 मिनट आपको लगेंगे और ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, भावात्मक पक्ष जो सीखना जिस पक्ष को प्रभावित रखता है, सीखना जिस पक्ष को प्रभावित करता है, वही होता है भावात्मक पक्ष, ठीक है, जिसको प्रभावी करता है। याद रखना, इतनी चीजें अगर याद रख ली ना, शिक्षक और कुछ नहीं बनता, शिक्षक और कोई नहीं बनता, शिक्षक वही बनता है जिसको शिक्षा देनी आती है, जिसको पढ़ाना आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रभावी
प्रभाव करता है या प्रभावित करता है जिसको, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हो गया, पहला हो जाएगा रिसीविंग, आपने कोई चीज सीखी तो आपके ध्यान में वो चीज शामिल हो गई, आपके मस्तिष्क में वो चीज शामिल हो गई, वो आपको प्रभावित कैसे करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई पिक्चर देखी, उससे कोई आपको शिक्षा मिली, तो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगी कि हाँ ये बात तो सही कर रहा है। हो सकता है जो भी अच्छी चीज बता रहा हो तो आपको अच्छा प्रभावित करेगी, वही चीज बता रहा हो तो आपको बुरा प्रभावित करेगी, ठीक है, बुरा असर डाल पे डालेगी, वो हो गया। इसके बाद आता है हमारा रिसीविंग, मतलब आपने अपने पास उसको प्राप्त करना, ठीक है, उसको प्राप्त करना, इसको लिख देते हैं प्राप्त करना, ठीक है। अगला आता है रिस्पॉन्डिंग, कि आप उस पर क्या रिफ्लेक्स करते हैं, क्या आप उस पर करते हैं, ठीक है, आप कैसे बताते हैं कि उसमें क्या चीज आनी चाहिए या उसका होना क्या चाहिए, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है अभिरुचि, इसको हिंदी में कहा जाता है अभिरुचि, ठीक है। तीसरा आ जाता है वैल्यूइंग, इसको कहा जाता है उसको मूल्य देना या उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना या मूल्य देना, मतलब ये वो बात चीज कितनी सही थी और कितनी गलत थी वो आपने सोच लिया अपने मन में, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारे पास संगठन या व्यवस्था, कि उसको कैसे समझना और कैसे बताना, ठीक है, या व्याख्या करना उसका, सीधी सी बात, बहुत सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं तो उसमें हो जाएगा व्याख्या करना, ठीक है, व्याख्या करना। और आखिरी हो जाता है इंटरनलाइजिंग, इंग्लिश में हो जाता है ये इंटरनलाइजिंग, हिंदी में बोल देते हैं अंतर समाहित। आपने सारी चीजें पता कर ली कि हाँ ऐसा करते हैं, ये हो सकता है, इसका फायदा ये होगा, इसका नुकसान ये होगा, सब कुछ करने के बाद आपको लगा कि हाँ ये चीज मुझे पता होनी चाहिए, ये चीज मेरे ध्यान में होनी चाहिए, तो आपने उसको क्या कर लिया, अंतर समाहित, आपने उसको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लिया, अपने भावात्मक पक्ष में बिठा लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। भावात्मक पक्ष सिर्फ इतना ही है, आपसे यही पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भावात्मक पक्ष के अंतर्गत जो सब या उसके सहकारी पक्ष या जो सह पक्ष है वो कितने हैं, तो याद रखना 5। हेलो, ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मैंने आपको बताया भावात्मक पक्ष, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं वापस, अब हम करेंगे गत्यात्मक पक्ष, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो समझ लेना, इसको कहा जाता है साइको मोटर, ठीक है, साइको मोटर, और कुछ मतलब मत समझ लेना, साइको मोटर मतलब मनोगत्यात्मक, ठीक है, साइको वगैरह पे मत चले जाना, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हुई बात, इसमें हम करते हैं कि उद्दीपक स्टिमुलस आप लोगों ने अधिगम के सिद्धांतों में देखा होगा, स्किनर के सिद्धांत में है, पावलोव के सिद्धांत में है, ठीक है। स्किनर उन्होंने स्टिमुलस को क्या बताया, उद्दीपक जो उकसाता है उसकी बात हो रही। अगर हम बात करें कि एक छोटे से बच्चे की अगर हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको एग्जाम्पल बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत समझ में आ जाएगा जल्दी। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा जिसने भी जन्म लिया है, तो उसको कोई ना कोई चीज़ परेशान करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वो हो जाएगा स्टिमुलस, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आप कुछ करते हो, आपको देख के वो नकल करने की कोशिश करेगा, वही हो जाएगा, आप लोग हो जाओगे उसके लिए स्टिमुलस है, आपकी क्रिया हो जाएगी उसके लिए स्टिमुलस, ठीक है। फिर उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, वो हो जाएगी कार्यवाही, उसने कुछ करने का प्रयास किया, मान लो ये पेन हमने उसके सामने रख दिया, तो वो उसको छूने का प्रयास करेगा आपको देखकर, या आपके हाथ में ये चीज़ दिख रही है तो उसको लगेगा कि हाँ इसको देखना चाहिए क्या चीज़ है, इसकी तरफ वो आने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये हो जाएगी उसकी कार्यवाही। तीसरा नंबर हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल, उसका अपने हाथों पर उसका अपने शरीर पर कंट्रोल होने लगेगा। आपको याद होगा कि प्याजे जी ने भी बताई थी कुछ अवस्थाएं, है ना, बच्चों के जन्म से उसके बाद आगे बाल्यावस्था तक की, तो वो जो अवस्थाएं थी उनमें से एक अवस्था ये भी थी कि वो कैसे अपने हाथों और इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, ठीक है, इंद्रियां नहीं 5 पेशियां कह सकते हैं। उसके बाद जब उसने कंट्रोल कर लिया कि ठीक है मुझे ये तो पता है कि अब इसको पकड़ना कैसे, लेकिन कोऑर्डिनेशन, अब उसके बाद क्या करना है, नियंत्रण आ गया हाथों पे, ठीक है, लेकिन अब उनसे यूज़ क्या करना है, लिखना है, पढ़ना है, मैच खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना, क्या करना क्या है, तो उसको वो भी पता चलता है धीरे धीरे। फिर वो नेचुरलाइजेशन, फिर उसके मामले में उसे ये हमेशा आदत पड़ जाती है। मान लो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको ये पता है कि बॉल, ठीक है, फुटबॉल अगर आप खेल रहे हो तो उसको किक कैसे मारना है, अगर आपको कुछ समय तक उसका प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपके सामने अगर बॉल आए, पत्थर आए, कुछ भी आए, आपको बस किक मारने की आदत पड़ गई तो आप किक मारते रहोगे कैसे भी करते रहे, ठीक है। यही हो जाता है कि नेचुरलाइजेशन। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट आता है वो हो जाता है हैबिट फॉर्मेशन, खत्म, आपकी आदत बन जाती है हमेशा के लिए, वो नेचुरल हो जाता है और वही चीज़ आगे बढ़ के। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण जो है आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, मूल्यांकन कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि निम्न में से सीखने के पक्ष में कौन सा आता है, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर है भावात्मक पक्ष, ठीक है, उसका आंसर है भावात्मक पक्ष।
तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। ठीक है, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा था, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, लास्ट ईयर कैसे आए थे, कैसे क्वेश्चन CTET वगैरह में आते हैं और अगले टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, सारे वो वीडियो हमको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अलविदा।